जैसे हम कहते हैं दोस्तों कि दृश्य और अदृश्य लोक कितने हैं। जो हमारा लोक है, जो हमारा ब्रह्मांड है, जिसे हम देख सकते हैं, वो अकेला नहीं है। उसके साथ ऐसे कितने करोड़ों अनगिनत दृश्य और अदृश्य ब्रह्मांड हैं। तो जिस विस्फोट के कारण एकत्व में विभाजन हुआ और जो भूतत्व सामने आया, माँ कहती है ये नहीं समझिए कि वो तुम्हारा ग्रह था। नहीं, वो एक ऐसा विश्व, ऐसा ब्रह्मांड सामने आया जिसके जरिए बाद में और भी कई ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, दृश्य और अदृश्य। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुषत्व। पिछले एपिसोड में माँ ने हमें उन स्त्री तत्वों और पुरुषत्वों के बारे में काफी विस्तार पूर्वक हमें बताना शुरू किया। माँ ने हमें बताया कि किस प्रकार हमारा मन सबको विभाजित करता है, अतः वो पुरुषत्व का प्रतीक है, और किस प्रकार हमारा हृदय जो सबको जोड़े रखता है वो स्त्री तत्व का प्रतीक है। यही नहीं, माँ ने हमें ये भी बताया सूर्य, चंद्र, पंचभूत, कौन कौन से पंचभूत स्त्री तत्व के प्रतीक हैं और कौन से पुरुषत्व के प्रतीक हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि भूमि तत्व और वायु तत्व जो विभाजित करता है वो पुरुषत्व का प्रतीक है, और अग्नि तत्व और जल तत्व सबको एकत्व के सूत्र में बांधे रखता है, अथवा वो स्त्री तत्व का प्रतीक है। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, ये बताइए कि क्यों भूतत्व और वायु तत्व सबको विभाजित करता है, और क्यों अग्नि तत्व और जल तत्व सबको एकत्र में बांधे रखता है, एकत्व में बांधे रखता है। तो यहाँ माँ हमें बता रही हैं कि जो जल तत्व है वो हमारे मनोभावनाओं का प्रतीक है, और जो अग्नि तत्व है वो हमारे अंदर के आनंद का प्रतीक है। तो दोस्तों, एक बार हम फिर से बड़े ध्यान से माँ के इस समाधान को हम सुनते हैं, माँ के इस जवाब को हम सुनते हैं। माँ कहती है कि जो जल तत्व है वो हमारे मनोभावनाओं का प्रतीक है, और जो अग्नि तत्व है वो हमारे अंदर के आनंद को प्रदर्शित करता है। माँ कहती है कि जो हमारी मनोभावनाएं हैं वो हमारे अंदर के आनंद की अग्नि, अभी हमने जाना था माँ से कि जो हमारे अंदर की अग्नि तत्व है वो हमारे आनंद को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर माँ कहती है जो हमारे मनोभावनाएं हैं वो हमारे आनंद की अग्नि में पवित्र होकर प्रेम के रूप में बदल जाती हैं, या प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि आनंद और प्रेम तत्व सबको जोड़े रखता है। तो माँ कहती है कि चूंकि हम ये जानते हैं कि आनंद और प्रेम तत्व सबको एक कड़ी में बांधे रखता है, इसीलिए अग्नि तत्व और जल तत्व स्त्री तत्व के प्रतीक हैं, अर्थात ये फेमिनिन एलिमेंट्स हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से ध्यान से सुनते हैं कि जल तत्व हमारे मनोभावनाओं का प्रतीक है और अग्नि तत्व हमारे अंदर के आनंद का प्रतीक है। और जब हमारे मनोभावनाएं हमारे अंदर के आनंद की अग्नि में पवित्र हो जाते हैं तो उनका परिवर्तन प्रेम के रूप में हो जाता है। और आनंद और प्रेम दोनों सबको बांधे रखता है एक सूत्र में, इसीलिए ये फेमिनिन
पंचभूत हो गए। यहां पर मां कहती है कि जब मैं और श्री महाविष्णु जी दोनों हमारे अंदर के अग्नि और जल तत्व की कड़ी में बंध गए और जिस ब्रह्मानंद का यहां पर जागरण हुआ, तो एक बार फिर से सुनते हैं। मां कहती है कि मैं और विष्णु जी हमारे अंदर के अग्नि तत्व और जल तत्व के जुड़ने से जिस ब्रह्मानंद में हम दोनों समा गए, इस ब्रह्मानंद स्थिति में हमने एक ऐसे दिव्य आत्मा से संबंध स्थापित किया जो हमारे से भी अधिक ब्रह्मानंद स्थिति में उपस्थित था या थी। और जब ये संपर्क स्थापित हुआ तो सबसे पहला प्रश्न कुतूहलता के कारण उठा। कितने युगों के बाद पहली बार उत्सुकता या कुतूहलता, उसके कारण पहला सोच उत्पन्न हुआ। दोस्तों, हम धीरे धीरे समझते हैं मां क्या कह रही है। विष्णु जी और मेरे एक होने पर, और वो एक होने की वजह है हमारे अंदर के जल तत्व और अग्नि तत्व जो सबको जोड़े रखते हैं, उसके कारण जब हम दोनों जुड़े और जिस ब्रह्मानंद का विस्फोट हुआ हमारे में, उस स्थिति में हमने एक ऐसे दिव्य आत्मा से संपर्क स्थापित किया जो हमारे से भी अति उत्तम ब्रह्मानंद स्थिति में उपस्थित था। और इस स्थिति के कारण पहली सोच, कुतूहलता की पहली सोच कई युगों के बाद इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हुई। और इस प्रक्रिया के कारण, किस प्रक्रिया के कारण दोस्तों? ये सारी प्रक्रिया जो मां बता रही है, ये जो संपर्क स्थापित होना, जो पहला सोच कई युगों के बाद जो सामने आया, इस प्रक्रिया के कारण एक आनंद का विस्फोट हुआ। और उस विस्फोट ने हमारे एकत्व, कौन से एकत्व को? जो हमारे अग्नि तत्व और वायु तत्व के एक हो जाने के कारण जिस ब्रह्मानंद स्थिति में हम थे, इस आनंद के विस्फोट ने उस एकत्व को, उस जल और अग्नि तत्व के मिलने के कारण जो ब्रह्मानंद स्थिति के एकत्व में हम थे, उसको विभाजित किया। और उस विभाजन के कारण क्या हुआ? पंचभूत में सबसे पहले भूतत्व का उत्पन्न हुआ। तो मां कहती है अर्थ एलिमेंट, पंचभूत में जो भूतत्व है, उसकी सृष्टि इस प्रकार हुई। तो एक बार फिर से हम दोहराते हैं दोस्तों कि कभी कभी जो एस्पेक्ट्स हम यहां सुन रहे हैं वो सामान्य एस्पेक्ट्स नहीं है दोस्तों, बड़े एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट्स हैं। तो इन्हें हमें बड़े ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि क्वांटम साइंस, वेदांत के इतने रहस्यमय विचारों को, रहस्यमय तत्वों को मां हमारे सामने सरल शब्दों में लाने का प्रयास कर रही है। तो जिस ब्रह्मानंद स्थिति में मां और श्री महाविष्णु एकत्व की कड़ी में बंधे हुए थे, उस पहले सोच ने एक ऐसे आनंद का विस्फोट किया, और उस विस्फोट ने, उस एक्सप्लोजन ने उस ब्रह्मानंद की एकत्व स्थिति को विभाजित करके उस विभाजन से भूतत्व उत्पन्न हुआ, अर्थ एलिमेंट सामने आया।
माँ कहती है, मैं तुम्हारे ब्रह्मांड के बारे में नहीं बात कर रही हूं, पर मैं एक ऐसे ब्रह्मांड के बारे में बात कर रही हूं जो सबसे पहले हमारे सामने आए और उस ब्रह्मांड के जरिए तुम्हारे विश्व से और कई और लोगों से भी संपर्क स्थापित किया गया। तो जैसे हम कहते हैं दोस्तों कि दृश्य और अदृश्य लोक कितने हैं, जो हमारा लोक है, जो हमारा ब्रह्मांड है, जिसे हम देख सकते हैं, वो अकेला नहीं है। उसके साथ ऐसे कितने करोड़ों अनगिनत दृश्य और अदृश्य ब्रह्मांड हैं। तो जिस विस्फोट के कारण एकत्व में विभाजन हुआ और जो भूतत्व सामने आया, माँ कहती है ये नहीं समझिए कि वो तुम्हारा ग्रह था, नहीं, वो एक ऐसा विश्व, ऐसा ब्रह्मांड सामने आया जिसके जरिए बाद में और भी कई ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, दृश्य और अदृश्य। पर हर एक ब्रह्मांड की सृष्टि इसी प्रकार हुई। किस प्रकार? उन दिव्य आत्माओं के एकत्वता के कारण हर एक विश्व, हर एक ब्रह्मांड का जनन हुआ। तो यहां पर यह समझना है कि जब भी दिव्य आत्माएं एकत्व में साथ आती हैं, ब्रह्मानंद की स्थिति में जब रहती हैं, एक सोच उस ब्रह्मानंद को आनंद के विस्फोट के कारण विभाजित करके सृष्टि को सामने लेकर आता है। मां कहती है कि जो सृष्टि के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड विश्व हमारे सामने आए हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि एक सोच, पहली सोच सोचिए या फिर दूसरी सोच, एक सोच उस एकत्व के ब्रह्मानंद स्थिति को विभाजित करके हमारी सृष्टि का जनन करता है। तो जो सोच है उसे हम वायु तत्व से जोड़ते हैं। सोच वायु तत्व का प्रतीक है दोस्तों। तो अगर सोच ब्रह्मानंद के स्थिति को विभाजन करके सृष्टि को सामने लेके आता है, तो वो पुरुषत्व का ही प्रतीक होगा, क्योंकि इसके पहले भी मां ने बताया कि पुरुषत्व का ये गुण है कि वो सबको विभाजित करता है। और यहां पर हम ये देख रहे हैं कि समस्त विश्व हमारे सामने किस प्रकार आए, एक सोच के कारण कि एक सृष्टि करना है, एक ब्रह्मांड की सृष्टि करना है, ये एक सोच है दोस्तों। और जब ये सोच सामने आती है उन दिव्यात्माओं के सामने, तो जिस ब्रह्मानंद की स्थिति में वो उपस्थित रहते हैं, उस एकत्व का विभाजन होकर उस विभाजन से सृष्टि सामने आती है। तो इसीलिए मां कहती है कि सोच जो है, जो वायु तत्व का प्रतीक है, वो पुरुषत्व है, क्योंकि वो विभाजित करता है। तो धीरे धीरे हर एक तत्व, क्यों स्त्री तत्व है, क्यों पुरुषत्व है, मां हमें बता रही है, बट सबके नीचे मौलिक जो तत्व है, मौलिक सोच है, वो यही है दोस्तों कि जो भी तत्व विभाजित करता है वो पुरुषत्व है, जो तत्व सबको मिलाए रखता है वो स्त्री तत्व है। तो हमने अभी तक जाना कि जल तत्व, अग्नि तत्व, जो आनंद और प्रेम का प्रतीक है, सबको जोड़े रखता है, वो स्त्री तत्व का प्रतीक है। अभी हमने जाना कि सोच जो है वो वायु को रिप्रेजेंट करता है, और एक सोच ब्रह्मानंद की स्थिति, एकत्व में हुए स्थिति को विभाजित करके सृष्टि को सामने लाता है, इसीलिए वो पुरुषत्व का प्रतीक है।
यहां पर भूमि तत्व के बारे में मां बात कर रही है। जो भूमि तत्व है वो भौतिक विश्व का प्रतीक है। जब भी हम भूमि के बारे में बात करते हैं तो भौतिकता हमें सामने नजर आती है, और जो भी चीज भौतिकता से जुड़ी रहती है वो सबको विभाजित करती है। तो अतः भूतत्व भी पुरुषत्व का प्रतीक है। तो यहां पर आनंद करनेश जी मां से पूछते हैं, मां आपने अभी हमें बताया था किस प्रकार विश्व का जनन हुआ, ब्रह्मांडों का जनन हुआ। एक हमें संदिग्ध है, संदेह है, ये बताइए कि हमारे ब्रह्मांड से निरंतर संपर्क रखते हुए क्या कई और भी विश्व और ब्रह्मांड हैं? मां कहती है हाँ, ऐसे कई ब्रह्मांड हैं जो अदृश्य रूप में हैं, जिसे आप देख नहीं सकते, और ये सारे अदृश्य ब्रह्मांड आपके ब्रह्मांड से निरंतर संपर्क में रहते हैं। तो यहां पर आनंद करनेश जी मां से पूछ रहे हैं कि मां आपने हमें स्त्री तत्व और पुरुषत्व के बारे में बताते हुए सारे पंचभूतों के बारे में समझाया कि कौन सा पुरुषत्व है, कौन सा स्त्री तत्व है। ये बताइए कि जो स्त्री जाति है, जो पुरुष जाति है, क्या वो भी हम स्त्री तत्व और पुरुषत्व में विभाजित कर सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि सारी स्त्रियां स्त्री तत्व का प्रतीक है और सारे पुरुष पुरुषत्व का प्रतीक है? तो मां बताती हैं कि ये जो द्वंद्वता है, जो ड्युअलिटी है स्त्री और पुरुष के बीच में, स्त्री तत्व और पुरुषत्व नहीं दोस्तों, यहां पर ध्यान से सुनिए, यहां पर 4 शब्दों का जिक्र हुआ है, स्त्री जाति, पुरुष जाति, स्त्री तत्व और पुरुषत्व। तो यहां पर प्रश्न ये है कि क्या स्त्री जाति स्त्री तत्व का प्रतीक है और पुरुष जाति पुरुष तत्व का प्रतीक है? तो मां समाधान में ये बता रही हैं कि ये जो ड्युअलिटी है, स्त्री जाति और पुरुष जाति की ये जो ड्युअलिटी है, वो किस पर आधारित है कि कौन बीज का कारण है और कौन पोषण का कारण है। तो हम सब जानते हैं कि जहां पुरुष जाति की बात आती है वहां पर बीज के बारे में जिक्र किया जाता है। जहां स्त्री जाति के बारे में बात की जाती है तो स्त्री जाति का लक्षण ही यही है कि पोषण। तो मां कहती है स्त्री जाति और पुरुष जाति का ये जो विभाजन है वो इसी पर आधारित है कि बीज कौन सामने लेकर आ रहा है और कौन पोषण का प्रतीक है। पर जिस प्रकार आप लोग सोच रहे हो कि पुरुष जाति पुरुषत्व का प्रतीक है, स्त्री जाति का स्त्री तत्व का प्रतीक है, ये तुम्हारे मन में बैठे हुए सोच विचार और बिलीफ सिस्टम के कारण है। ये बात हमेशा सत्य नहीं है कि जो पुरुष हैं उनमें अधिक पुरुषत्व है और जो स्त्री है उनमें अधिक स्त्री तत्व है, ऐसा नहीं है। मां कहती है कि हम यहां पर 4 चीजों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, 4 प्रकार के शक्तियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और किस प्रकार ये शक्ति आपस में इंटरैक्ट करते हुए इस सृष्टि को सामने लेके आती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर एक मनुष्य में पुरुषत्व और स्त्री तत्व दोनों का मेल है, दोनों एनर्जीज इन हर मनुष्य में है, चाहे वो स्त्री जाति हो, चाहे वो पुरुष जाति हो या फिर कोई और, हर एक में पुरुषत्व और स्त्री तत्व दोनों एनर्जियों का सम्मेलन है। तो मां कहती है बेटा, जो प्रश्न तुम सामने लेकर आए हो उसका समाधान ये है कि
स्त्री जाति हमेशा स्त्री तत्व का प्रतीक नहीं है और पुरुष जाति हमेशा पुरुषत्व का ही प्रतीक नहीं है। पर मां कहती है कि मानव जाति में काफी लोगों ने जो भी लिंग है, वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, जो समाज ने उन्हें माना कि तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, उसी के हिसाब से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो आज हमारे सामने मानवता है, या हम उनको स्त्री के रूप में जानते हैं, या हम उन्हें पुरुष के रूप में जानते हैं, या फिर ट्रांसजेंडर, और हमारे सोच के हिसाब से हम ये ठान लेते हैं कि किसमें स्त्री तत्व की शक्ति अधिक है और किसमें पुरुषत्व की शक्ति अधिक है। तो ये हमारे सोच विचार और हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण हमने इस मानवता में सभी लोगों को कोई न कोई रूप से उन्हें जाना है। तो इस प्रकार हर एक के लिए एक रूप दे देना ठीक नहीं है। अगर हमें सच्ची में ये जानना है कि किसके अंदर स्त्री तत्व अधिक है, किसके अंदर पुरुषत्व अधिक है, तो सिर्फ उनके स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग पर जाना ठीक नहीं होगा। उनके अंदर हमें झांकना होगा। इसका मतलब उनके अंदर, उनके इनर जर्नी के साथ हमें ये जानना होगा कि उनका स्त्री तत्व और पुरुषत्व किस प्रकार उभर कर सामने आया है। मां कहती है कि जो आत्मा की अनंत गहराई है वो स्त्री और पुरुष के विभाजन से परे है, और वो स्त्री तत्व और पुरुषत्व का सम्मेलन है। तो यहां पर मां हमारी गलतफहमी दूर करने के लिए इतने शब्दों का प्रयोग करके हमें विभिन्न रूप से बता रही हैं। दोस्तों, मां कहती है कि ये बात ठीक नहीं है ऐसा सोचना कि स्त्री जाति स्त्री तत्व का प्रतीक है, पुरुष जाति पुरुषत्व का प्रतीक है। और कई बार हम पुरुषों को देखते हुए भी उन्हें पुरुषत्व के साथ नहीं जोड़ते, क्योंकि हमें लगता है कि उनका बर्ताव पुरुषत्व को नहीं रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ माँ कहती है कि जो आत्मा है, जब हम अपने अंदर गहराइयों में जाए तो जो आत्मा है वो ये स्त्री और पुरुष जाति की ये जो द्वंद्वता है, ड्युअलिटी है, उससे परे है, और स्त्री तत्व और पुरुषत्व का सम्मेलन है, दोनों है आत्मा में। इसीलिए हमारे लिमिटेड सोच, हमारे सीमित सोच के कारण मानव जाति में किसी भी मनुष्य को हमारे सोच के हिसाब से उनको ये कहना कि उनमें स्त्री तत्व अधिक है या पुरुषत्व अधिक है ठीक नहीं होगा। जब तक हम किसी के अंदर उनके साथ इनर जर्नी करके उनके अंदर के तहों तक नहीं पहुंच पाए, हम ये नहीं समझ पाते कि ये आत्मा जो हमारा सबका मूल है वो इन सब से परे है। तो आनंद कन्नेश जी के एक प्रश्न कि माँ, क्या सभी स्त्री जाति स्त्री तत्व का प्रतीक है और सारे पुरुष जाति पुरुषत्व का प्रतीक है? माँ ने हमें इतना विस्तार पूर्वक समझाया कि ये जो स्त्री तत्व और पुरुषत्व के गुण और लक्षण हैं, जो शक्तियां हैं, वो हमारे अंदर के इनर जर्नी करने के बाद ही हम समझ पाते हैं, और ये भी समझ पाते हैं कि उसको किस प्रकार संतुलन में लाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम माँ से और भी जानेंगे घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुषत्व के अध्याय के जरिए। धन्यवाद।